हम लोग बात करने वाले हैं अपील पे। अपील की आवश्यकता इसीलिए अनुभव होती क्योंकि मानव का निर्णय ये परफेक्ट नहीं हो सकता, इसमें गलती की गुंजाइश रहेगी, इसलिए ये ठीक माना गया है कि कम से कम एक अपील, वो भी उस दशा में जबकि दांडिक विचारण हुआ हो और दांडिक विचारण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति दोष सिद्ध है, हालांकि दोष मुक्ति की दशा में भी अपील प्रोवाइड कराई जाती है और वहां भी अपील का प्रोवाइड कराया जाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर व्यक्ति गलत दोष मुक्त हुआ है तो वो समाज की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दांडिक विधि समाज में व्यवस्था इसे स्थापित करने के लिए ही बनाई गई है और समाज में व्यवस्था यही हर प्रकार की प्रगति का आधार है। किसी भी प्रकार की प्रगति ये संभव नहीं है शांति और व्यवस्था के अभाव में। आपने देखा J&K में केवल एक घटना हुई है और सारा जितना विकास और जो कुछ था सब थम गया। अब वहां जाने को कोई राजी नहीं, इसलिए शांति और व्यवस्था ये पहला, ठीक है, पहला या पहली आवश्यकता है किसी भी प्रकार के विकास के लिए। और इसीलिए दांडिक विधि में किसी प्रकार की भी कोई छूट ये किसी को नहीं मिलती। इवन राष्ट्रपति के संबंध में भी है, जहां ये लिखा है कि संविधान के अतिक्रमण के अलावा उन्हें अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, वहां भी इस विषय पर डायलेमा ही है, इस विषय पर कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता कि अगर राष्ट्रपति कोई आपराधिक काम करे तो फिर स्थिति क्या बनेगी। अनुच्छेद 361 नो डाउट उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से मुक्ति देता है और यह अकल्पनीय है कि कोई राष्ट्रपति कोई आपराधिक काम करेगा, लेकिन फिर भी कुछ भी अकल्पनीय हो, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 361 देखा था, वहां भी कुछ बहुत क्लियर नहीं है मामला कि वैसी दशाओं में क्या होगा। तो आपराधिक विचारणा ये बेहद जरूरी है और इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना, इसका तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। तार्किक निष्कर्ष मीनिंग देयर बाय, अगर व्यक्ति को दोष सिद्ध होना है तो वो दोष सिद्ध हो, और व्यक्ति को दोष मुक्त होना है तो वो दोष मुक्त हो। अगर गलत व्यक्ति दोष सिद्ध होगा तो ये भी समाज की शांति और व्यवस्था इसके लिए एक खतरनाक स्थिति होगी। अगर व्यक्ति दोष सिद्ध होना चाहिए और छूट रहा है तो भी ये समाज की व्यवस्था के लिए एक खतरनाक स्थिति होगी। और ह्यूमन जजमेंट ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता, परफेक्ट हो ही नहीं सकता कहने का अर्थ कि इसमें गलतियों की संभावना या गलतियां हो जाने की संभावना ये बहुत ज्यादा है। हां, ये भी हो सकता है कि रेयरली ये ठीक भी हो, और अगर ठीक भी हो तो भी जजमेंट को रिवाइज कर लेने में कोई बुराई नहीं दिखती। अगर जजमेंट रिवाइज हो जाएगा तो ये और अच्छा होगा और समाज के मन में या उस जजमेंट से अगर कोई विपरीत रूप से प्रभावित होता होगा तो उसके मन में एक विश्वास ये जरूर जन्मेगा कि हमारी बात सुनी ही नहीं गई, कंप्लीटली सुनी गई, और जितना ढंग से सुनी जानी चाहिए उतने ढंग से सुनी गई। एक बार नहीं, केवल विचारण न्यायालय उसने नहीं सुनी, बल्कि सुपीरियर कोर्ट उन्होंने भी सुनी, और फिर उन्होंने जो निर्णय दिया
तथ्यों के आलोक में वो निर्णय दिया जाना उचित माना गया है, इसलिए वो निर्णय। तो जहां एक और अपील का अधिकार होना, ये स्वयं उस व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है, एक सुरक्षात्मक स्थिति का निर्माण करता है जो जजमेंट से विपरीत रूप से प्रभावित होने वाला है। वहीं दूसरी ओर ये समाज के मन में भी विश्वास पैदा करता है कि जजमेंट ठीक तरीके से किया गया और दांडिक न्याय जो प्रशासित हो रहा है उसकी प्रक्रिया एकदम ठीक है, इसलिए अपील दी जाए। अपील हर मामले में मिले ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अपील काहे के लिए है? इस संभावना को खत्म करने के लिए कि जजमेंट गलत हो गया है और उसके कारण से गलती से कोई विपरीत तौर पर प्रभावित हो रहा है, इस संभावना को समाप्त करने के लिए अपील का हक ये दिया जाता है। अगर गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो तो फिर अपील का हक दिया जाना ये एकदम निरर्थक बात होगी, क्योंकि अपील का हक जिसलिए दे रहे हैं जजमेंट की गलती को सुधारने के लिए। अगर जजमेंट में गलती है ही नहीं तो फिर अपील इसका कोई मतलब नहीं बचता, या अगर गलती हो भी तो भी उस गलती को ठीक करने में जितना समय और खर्च ये उठाना पड़ेगा उसकी तुलना में गलती ठीक न करना ज्यादा उपयोगी नजर आ रहा है, तो भी अपील का हक देना ये कोई ठीक बात नहीं होगी। जैसे हम लोग एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, उन्होंने कहा जब साक्षी इतने देर और इतने विलंब के बिना उपलब्धि नहीं कराया जा सकता कि न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उसे बुलाया जाना युक्ति संगत नहीं समझता, तो फिर साक्षी को नहीं भी बुलाएंगे। ये जब हम लोग पढ़ते थे कि साक्षी के शील पर धक्का लगाकर उसे न्यायालय की राय में अविश्वसनीय यह बनाया जा सकता है, तो देखते थे कि उससे कलंकात्मक प्रश्न और ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते थे जो उसे कष्ट पहुंचाए। लेकिन वहां एक शर्त दी हुई थी, और वो शर्त क्या थी कि जो प्रश्न आप कर रहे हो उससे शील को जो धक्का लगेगा वो बहुत ज्यादा है, और अगर हम उसे अविश्वसनीय बना भी दें, ठीक है, तो उसके साक्ष्य का महत्व मामले को निर्णित करने के दृष्टिकोण से बहुत कम है। यानी उसके साक्ष्य के अनुपात में और उसके शील को लगने वाले धक्के में एक जबरदस्त फर्क है। तो न्यायालय अनुचित मानता था ऐसे प्रश्नों को साक्षी से पूछने के दृष्टिकोण से। तो वही स्थिति यहां है। जो जजमेंट हुआ वो जिस दायित्व को अधिरोपित कर रहा है वो दायित्व इतना छोटा और इतना हल्का है कि अगर उसे अधिरोपित भी कर दिया जाए, गलत भी हो लेकिन अधिरोपित भी कर दिया जाए, तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। और अगर उस जजमेंट को रीहियर, ठीक है, यानी उसकी अपील ये हम दे दें, तो अपील को सुनने में जो समय और पैसा लगेगा और जो पक्षकारों को कष्ट होगा वो उस कष्ट की तुलना में बहुत कम है। तो फिर ऐसे मामलों में भी अपील देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और इन सारी बातों की व्यवस्था लेजिस्लेचर ने
इस अपील के चैप्टर में किए। पूर्व में अपील का हक केवल और केवल स्टेट को था। जो कंप्लेनेंट था, चाहे उसने परिवार पर मामला शुरू किया हो और चाहे उसने एफआईआर लिखाई हो, इसे अपील करने का हक नहीं था। यह अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता था। अगर ये दंड न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है और राज्य अपील प्रस्तुत नहीं कर रहा, तो इस परिवादी को या इस इंफॉर्मेंट को अपील प्रस्तुत करने का कोई हक नहीं था। ये पुनरीक्षण प्रस्तुत कर दे तो अलग बात, कर दे। और जब हम लोग पुनरीक्षण भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पुनरीक्षण न्यायालय की जो शक्तियां हैं, ये पुनरीक्षण का जो अनुतोष है वो अपील के मुकाबले बेहतर अनुतोष नहीं है। अपील बेहतर अनुतोष। तो जो इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट था, उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई हक था ही नहीं। 2009 इसमें पहली बार सीआरपीसी को संशोधित किया और धारा 372 में अपील का हक दे दिया। किसे? कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट को। इससे पहले अपील का हक कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट को नहीं था। और अब आपका 1 जुलाई 2024 से जो सेक्शन 372 था वो अब 413 हो गया। तो 372 में जो हक मिला था 2009 में इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट को, वही हक आज 413 में इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट को मिला हुआ है। यद्यपि अभी भी कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट का जो अपील का हक है वो राज्य की तुलना में अभी भी सीमित है। राज्य का अपील करने का हक ज्यादा विस्तृत है, लेकिन 3 दशाओं में अपील करने का हक ये इंफॉर्मेंट या कंप्लेनेंट इसे भी मिल गया। कब? पहले 372 में और अब 413 में। आप देखेंगे 413 जो मार्जिनल नोट है, वो सबसे पहली बात कहता है जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, किसी अपील का न होना। इसका मतलब यह हुआ कि दांडिक न्याय प्रशासन में अपील का न होना यह सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति यह नहीं है कि अपील हो। दांडिक न्याय प्रशासन में सामान्य स्थिति यह है अपील न हो, क्योंकि दांडिक न्याय प्रशासन को जल्द से जल्द अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि दांडिक न्याय प्रशासन के अभाव में समाज में किसी प्रकार की कोई गतिविधि संभव नहीं। कोई आपका पैसा ले लेगा, वापस नहीं करेगा तो भी आप व्यापार करोगे। कोई आपको ठग लेगा तो भी आप व्यापारिक गतिविधियों से विमुख नहीं होगे। लेकिन एक कत्ल हो गया, एक लूट हो गई, तो स्थिति यह होगी कि मार्केट में घुसते लोग डरेंगे। इसलिए दांडिक न्याय प्रशासन, ये आपराधिक न्याय प्रशासन, इसको अपनी तार्किक स्थिति तक जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज में व्यवस्था का आधार है। इसलिए कहता जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, किसी अपील का ना होना। सामान्य स्थिति है कि कोई अपील नहीं होगी। हां, अगर लेजिस्लेचर कुछ अन्यथा उपबंधित कर देती तो बात अलग है। इसका मतलब एक निकला है कि अपील का इनहेरेंट राइट ये तो आपको है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपील सिर्फ इसलिए आप कर लोगे क्योंकि आपके खिलाफ डिसाइड हुआ। होता रहे आपके खिलाफ डिसाइड। जैसे साक्षी आपके साक्ष्य देने आया है आपके विरुद्ध, तो इस कारण से ही आप साक्षी से कुछ भी पूछ लेने के लिए अधिकृत थोड़ी हो गए। आप साक्षी से सिर्फ वही पूछ सकते हो जो प्रतिपरीक्षा में पूछा जाना विधिपूर्ण माना गया है, और या फिर आप उससे
सुसंगत प्रश्नों के बाबत सवाल कर सकते हो, आप कुछ भी थोड़े पूछोगे, या आप विवादित तथ्यों के बाबत सवाल करोगे, या विवादित तथ्य जहां पर घटित हुए थे उसके आसपास जो परिस्थितियां थी उनके संबंध में आप सवाल कर सकते हो, क्योंकि इसी की अनुमति आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मिली है। हालांकि कचहरी सहित जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई खड़ा होता तो वो कहता यही है, और ऐसा वो जानबूझकर कह रहा हो, क्योंकि आप कई बातें जानबूझकर भी कह रहे होते हो, सत्यता आपको पता होती है, लेकिन फिर भी जानबूझकर आप कुछ भी कहते हो, ऐसा भी नहीं होता। उन्हें वाकई ये नहीं मालूम होता कि आप कुछ भी पूछने के लिए अलाउड नहीं हो, और वे हर बात को सुसंगत मानकर चलते हैं जो उनके दिमाग में सुसंगत है। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि सुसंगत तथ्यों की एक डेफिनेशन है, और सुसंगत तथ्य एविडेंस एक्ट में 6 से लेकर 55 तक, पुराने एविडेंस एक्ट के मुताबिक बोल रहा हूं, वहां बताए गए हैं कि कौन सा तथ्य सुसंगत है। वो तो ये मानते हैं जो उनके मन में आ रहा है वो सब सुसंगत है, लेकिन ऐसा है थोड़ी। तो ऐसे ही लोगों की मान्यता यही है कि चूंकि उनके खिलाफ डिसाइड हो गया इसलिए उन्हें अपील का हक है, जबकि बात पूरी तरह गलत है। वो कहता है जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, किसी अपील का न होना। जैसे हम लोगों ने गिरफ्तारी के वारंट के बारे में पढ़ा था कि गिरफ्तारी का वारंट नॉन अवेलेबल होगा, हाँ न्यायालय अन्यथा उपबंधित कर दे तब बात अलग हो जाएगी, तब आपको उतनी राशि के प्रतिभूति और उतनी राशि का बंधपत्र जितना न्यायालय ने अपने आदेश से उपबंधित किया है देने पर आपको मुक्त भी किया जा सकता है। अदरवाइज उसका नेचर हमेशा नॉन अवेलेबल होगा। ऐसे यहां आपके खिलाफ डिसाइड हुआ, आपको अपील नहीं मिलेगी, केवल तब मिलेगी जब अन्यथा उपबंधित हो, और अन्यथा जिस सीमा तक उपबंधित है उसी सीमा तक मिलेगी, उससे अधिक मिल नहीं सकती। 372 और जो वर्तमान में 413 है इसमें क्लियर कहा गया है, और यह खूब पूछा जाता है, धड़ाधड़ पूछा जाता है। क्या लिखता है? कहता दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित तो उसके सिवाय नहीं होगी। सामान्य नियम उसने प्रतिपादित किया, 2 पैरा में है, 372 या 413 है, और दूसरा पैरा परंतु के तौर पर है, और परंतु हमेशा एक्सेप्शन प्रस्तुत करता है, और जो फर्स्ट पैरा है वो सामान्य नियम प्रतिपादित कर रहा है, और सामान्य नियम कह रहा है कि दंड न्यायालय के किसी कोई निर्णय हो, कोई आदेश हो, उससे कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय नहीं होगी। इसका मतलब ये संहिता या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि अगर अपील उपबंधित कर रही है तो होगी, अदरवाइज दंड न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश ये हुआ है तो सिर्फ ये आदेश या निर्णय हुआ है इसी कारण से आप अपील कर लो, नहीं, ये नहीं होगा। उस निर्णय या आदेश की बाबत अपील आप कर सकोगे, ये या तो ये संहिता उपबंधित करती हो या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि ये उपबंधित करती हो। जैसे आपने देखा था कि संपत्ति कुर्क हुई, और जो कुर्क हुई संपत्ति है उसमें अभियुक्त या जिसकी उपस्थिति न्यायालय ने चाहिए, क्योंकि अभियुक्त के अलावा भी लोगों की संपत्तियां कुर्क हो सकती है, उन सब व्यक्तियों की संपत्तियां कुर्क हो सकती है जिनकी उपस्थिति दंड न्यायालय ने चाहिए है और वे उपस्थित नहीं हो रहे। तो वो व्यक्ति जिसकी उपस्थिति दंड न्यायालय ने चाहिए और वो उपस्थित नहीं हो रहा, यदि उसकी संपत्ति कुर्क की गई है तब ठीक, लेकिन जो संपत्ति कुर्क हुई उस संपत्ति में वो व्यक्ति जिसकी उपस्थिति चाही गई थी उसके अलावा कोई
अन्य भी था जो हित रखता था और उसकी संपत्ति आपने कुर्क कर ली, तो उसकी उपस्थिति चाही नहीं गई। तो वो अपने स्वत्व को साबित करने के लिए उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जिसके जुडिक्शन में संपत्ति कुर्क की गई, ठीक है ना। और अगर जिस मजिस्ट्रेट ने कुर्की जारी की थी, जिसके अधीन संपत्ति कुर्क हुई, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट कहीं और बैठता है और उसके क्षेत्राधिकार के बाहर संपत्ति कुर्क की गई, संपत्ति उसके क्षेत्राधिकार के बाहर थी, तो जहां संपत्ति कुर्क हुई वहां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां आपत्ति की जा सकती थी इस व्यक्ति के द्वारा जिसकी संपत्ति कुर्क हो गई और जिसकी उपस्थिति नहीं चाहिए थी दंड न्यायालय ने। और अगर वो इसकी बात नहीं सुनता था तो उस आदेश की अपील ये की जा सकती थी, यानी कुर्क करने के लिए, संपत्ति को कुर्क करने के लिए जो आदेश पारित किया गया, यद्यपि वो निर्णय नहीं है, निर्णय थोड़ी है, यह 340 सीआरपीसी जो वर्तमान में 379 बीएनएसएस हो गई, उसके अधीन न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया, ठीक है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो उसकी अपील 341 में प्रोवाइड थी और वो निर्णय नहीं है, आदेश है। ऐसे जो पुरानी 348, 344, 349, 350 ये जो सेक्शन थे जो क्रमशः बदल गए, वहां जो आदेश पारित किया जाएगा उसकी अपील पुरानी 351 उसमें दी गई थी और वो सारे के सारे आदेश हैं, ठीक है, या निर्णय है, कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो कोई निर्णय ही हो तभी उसकी अपील करने की जरूरत हो, ऐसा भी नहीं है। आदेश की भी अपील करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन आदेश हो या निर्णय, अपील केवल तब होगी जब संहिता प्रावधानित करती हो या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि प्रावधानित करती हो। आदेश या निर्णय सिर्फ आपके खिलाफ हो गया इस वजह से आप अपील कर पाओ, ऐसा नहीं होगा। और जिस विस्तार तक आपको अपील करने का हक दिया जाएगा उसी विस्तार तक आप अपील कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अब किस विस्तार तक कहता है, उबंधित हो उसके सिवाय नहीं होगी, परंतु पीड़ित को, और पीड़ित की डेफिनेशन दी गई है कि पीड़ित कौन माना जाएगा, टू वाई, उसमें पीड़ित को डिफाइन किया था। तो परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले किसी आदेश या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है। तो पुरानी 372 और नई 413 इसमें महत्वपूर्ण अधिकार मिला किसको, पीड़ित को। इससे पहले यह अधिकार था ही नहीं। 2009 से पहले यह परंतुक नहीं था, ऊपर वाला जो सामान्य सेक्शन है वही था, और सामान्य सेक्शन यह कहता था कि दंड न्यायालय का कोई आदेश या निर्णय उसके बारे में जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं है तब तक कोई अपील नहीं होगी। सामान्य रूप से अपील का हक लेता था 372 या 413 तो तब था ही नहीं, 2009 में देता नहीं था, यह अपील का हक ले लेता था। अब इसका नेचर ही परिवर्तित हुआ है। पहले इसका नेचर कैसा था, प्रोबिटरी,
और अब इसका नेचर कैसा हुआ? इनेबलिंग और परमिसिव। और जहां तक अभियुक्त की बात थी, उसे तो 2009 से पहले भी अपील का हक था, लेकिन पीड़ित को कहीं हक नहीं था। 2009 से पूर्व राज्य को भी हक था और अभियुक्त को भी था, लेकिन पीड़ित की कोई सुनवाई थी नहीं। और अनुभव में यह आया कि राज्य की ओर से पैरवी करने का जिन्हें जिम्मा दिया जाता है, वे अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते हैं। और अपने काम को ठीक ढंग से न करने के पीछे जो प्रेरणाएं हैं, जो इंस्पिरेशन है, उसे बोलने की जरूरत नहीं, वो सब आप समझदार हैं। और इसका जो डायरेक्ट नुकसान होता था वो पीड़ित को होता था, क्योंकि अभियुक्त को नुकसान होने की कोई संभावना थी नहीं। अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित होता था तो 372 का जो पैरा है वो लागू ही नहीं होता था, क्योंकि 372 का पैरा कह क्या रहा? जब तक इस संहिता द्वारा या तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, तब तक अपील नहीं होगी। यानी अन्यथा उपबंधित हो तो होगी। और जब आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि अभियुक्त को अपील का हक देने के लिए आगे बहुत कुछ उपबंधित है। आपका 374 आएगी। 374 कहेगी कि दोष सिद्धि की दशा में अभियुक्त को अपील का अधिकार होगा। ठीक है ना? 374 जो अब कितनी हो गई होगी? 415। ठीक है, उसमें अपील का अधिकार अभियुक्त को मिल ही जाएगा। और 414 अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं है किंतु उसके विरुद्ध प्रतिभूति देने से संबंधित कोई आदेश अंतर्गत धारा 136 ये पारित कर दिया गया तो भी उसे अपील का अधिकार मिल जाएगा। छोटा मामला है, ठीक है, तो छोटे मामले में भी अभियुक्त को अपील का हक नहीं मिलेगा। तो मामला ही इतना छोटा होगा कि अपील का हक न देने पर अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पारित हो, ये संभव नहीं होगा। और जहां पर अभियुक्त स्वयं संस्वीकृति करेगा वहां उसे अपील का हक नहीं मिलेगा, तो मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां उसे नुकसान होने का कोई अंदेशा होगा ही नहीं। और जहां पर उसे नुकसान होने का अंदेशा होगा वहां मिलेगी, भले ही उसने खुद संस्वीकृति की हो। क्योंकि जब हम लोग ये सेक्शन पढ़ेंगे जहां अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति के आधार पर उसे दोष सिद्ध किया जाएगा, वहां भी अपील का हक अभियुक्त को मिलेगा, दो आधारों पर। अभियुक्त दंड के विस्तार पर और दंड कानूनी तौर पर उसे दिया गया या नहीं दिया गया, इन दो बिंदुओं पर वहां भी अपील कर पाएगा। इसलिए अभियुक्त के हक को कोई नुकसान होने की कोई संभावना 2009 से पहले भी नहीं थी। और जहां तक राज्य की स्थिति थी, अगर अपर्याप्त दंडादेश दिया गया था तो पिछली सीआरपीसी में धारा 377 थी, और अगर व्यक्ति को दोष मुक्त किया गया था तो 378 थी। उन दोनों दशाओं में राज्य को हक था। तो जो स्थिति खराब थी वो किसकी खराब थी? पीड़ित की। पीड़ित कुछ नहीं कर सकता था और अंतिम रूप से अपराध से प्रभावित वही है। और ध्यान में लगातार यह आया कि राज्य की ओर से जो लोग पैरवी करने के लिए खड़े किए गए, वे किन्हीं भी प्रेरणाओं के कारण अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। इसलिए ये उचित जाना गया
कि राज्य के अधिकारों में कोई कटौती किए बिना एक सीमित अधिकार अपील का, उतना विस्तृत नहीं है जितना विस्तृत राज्य के पास है, लेकिन फिर भी सीमित हक कि किसको मिले, पीड़ित को भी यह हक मिलना चाहिए। तो 2009 में अमेंड किया, लेकिन 2009 में अमेंड करने के समय जिस ढंग से अन्य सेक्शंस को भी अमेंड करना चाहिए था वो नहीं किया। और अभी हम देख रहे थे 1 जुलाई 2024 को मास स्केल पर अमेंड किया, लेकिन जो कमी 2009 में थी वो कमी आज भी कंटिन्यू है, उसको अभी भी दूर नहीं किया। वो कमी क्या है? पुराने सेक्शन हमें याद है, तो जो 413 है वो पुराने में क्या था, 372, और जो पुराने में 378 था वो अब कितना हो गया, 419। ठीक है ना, 372 कितना है, अब 413, और आपका जो 378 है वो कितना है, 419। लेकिन हम सुविधा के लिए 372 और 378 ही बोलेंगे, आप करस्पॉन्डिंगली, ठीक है ना, उससे 413 और 419 समझ लें, क्योंकि हमें सुविधा उसी में पड़ेगी। 378 जब हम लोग पढ़ेंगे दोष मुक्ति से अपील, तो वहां यह कहेगा कि अगर मामला परिवाद पर संस्थित है, ठीक है, परिवाद पर संस्थित है, तो परिवाद पर संस्थित 2 प्रकार के मामले हो सकते हैं। एक तो लोक सेवक ने परिवाद किया हो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने 340 में पढ़ा था परिवाद पर ही होगी, ऐसे करके आया, यानी परिवाद पर भी आपराधिक मामलों का विचारण हो सकता है, और वो परिवाद लोक सेवक के द्वारा प्रस्तुत किए हुए हो सकते हैं, और वो परिवाद प्राइवेट पर्सन के द्वारा प्रस्तुत किए गए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन 378 सबसेक्शन 5 ये कह रहा था, क्योंकि आज की डेट में 419 सबसेक्शन 5 कह रहा है कि अगर परिवाद पर संस्थित मामला है तो अपील केवल उच्च न्यायालय की परमिशन से होगी, और वो भी तब होगी कि परिवाद पर व्यक्ति को दोष मुक्त किया गया। परिवाद इस पर दोष मुक्त किया है निचले न्यायालय ने, तो परिवाद चाहे लोक सेवक ने प्रस्तुत किया हो और चाहे प्राइवेट पर्सन ने प्रस्तुत किया हो, परमिशन हाईकोर्ट की होनी चाहिए, तभी अपील होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये 378 में लिखा है, और 378 में कब से लिखा है, जमाने से लिखा है। जिस समय 372 को अमेंड किया गया 2009 में, उस समय भी 378 में ये शब्द लिखे थे, और आज भी ये शब्द 378 यानी 419 में लिखे। अब आप देखें, ये बात ध्यान में रख ले। अब पढ़ते हैं परंतु को, क्या कहता है, परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले किसी आदेश, पीड़ित को न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले आदेश। अब पीड़ित को हक मिल रहा है काहे का, अपील का, और किस आदेश के विरुद्ध मिल रहा है, न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले आदेश के विरुद्ध मिल रहा है। यह न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाला आदेश पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में पारित किया गया या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले में पारित किया गया, यह नहीं लिखा है। यह नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले किसी आदेश या कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिरोपित करने वाले
आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। बस इतना ही पढ़ रहे हैं अभी। यानी दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील करने का हक किसे मिला? पीड़ित को। और दोष मुक्ति करने वाला आदेश ये किस मामले में पारित किया गया, इसका जिक्र नहीं है। दोष मुक्त करने वाला आदेश जो पारित किया गया वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले में पारित हुआ या पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामले में पारित हुआ, ये लिखा ही नहीं। और आपको यह बताया गया कि कानून का यह सामान्य सिद्धांत कि कानून में जो मना नहीं वो सब कुछ करने का हक दिया गया है, यह माना जाएगा। इसका मतलब यह निकल आया कि पीड़ित को उस हर मामले में अपील प्रस्तुत करने का हक होगा जिसमें अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया, चाहे वो परिवार पर संस्थित हो और चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर। और ये बात कब आई? 2009 में। लेकिन 378 सबसेक्शन 5 या 419 सबसेक्शन 5 आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है कि परिवार अगर इस पर दोष मुक्ति हुई है और परिवादी चाहे वो लोक सेवक है और चाहे वो सामान्य व्यक्ति अगर अपील प्रस्तुत करना चाहता है तो उच्च न्यायालय की परमिशन लेनी होगी। अब ये दो सेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी होने लगे क्योंकि 372 का परंतु कहता है कि पीड़ित को हक होगा दोष मुक्ति वाले आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का। आगे की बात ही नहीं कर रहे, छोटे अपराध और अपर्याप्त प्रतिकर उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो एक बात कहता है कि पीड़ित को हक होगा और इतने क्लियर वर्ड्स में कह रहा है कि ये एब्सोल्यूट राइट है पीड़ित का, ये बिल्कुल दिख रहा है। इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी, कोई शर्त नहीं लगी है। और 378 सबसेक्शन 5 आज भी वैसे का वैसे ही रखा है। तो निर्वचन का जो सामान्य नियम है वो ये कहता है कि निर्वचन ऐसे होना चाहिए कि दोनों उपबंध समान रूप से प्रभावी हो। ठीक है ना? अब सवाल यह है कि यहां दोनों उपबंध समान रूप से प्रभावी कैसे हो? कोई नहीं पाएंगे, क्योंकि 372 अनकंडीशनल राइट दे रहा है दोष मुक्ति की दशा में पीड़ित को अपील प्रस्तुत करने का, और 378 में कंप्लेंट की दशा में उच्च न्यायालय की परमिशन ये जरूरत है। तो माना क्या जाए? इस पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न मत आए हैं, कोई सर्वमान्य मत नहीं है। आ गया हो नया हम नहीं कह सकते, लेकिन हम हमेशा से 2009 में हम पढ़ाते भी थे और 2009 से लेकर आज तक हम इसी मत के हैं कि अनकंडीशनल राइट है 372 में पीड़ित का, इसलिए 378 से प्रभावित नहीं है। और हमारे जो तर्क हैं वो यही है कि नंबर 1, ये एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल राइट है किसका? कंप्लेनेंट का। उसने कहा ही नहीं कि पीड़ित को दोष मुक्ति की दशा में किस मामले में अपील प्रस्तुत करने का हक होगा। उसने सिर्फ यही कहा कि न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त करने का आदेश पारित किया तो अपील का हक पीड़ित को होगा। तो फिर 372 का यह प्रोविजो क्यों ना लागू हो, और वो भी उस दशा में कि जब लेजिस्लेचर ने इस परंतु को जोड़ा, उस समय 378 मौजूद थी और लेजिस्लेचर कुछ भूल में कर जाती है यह माना नहीं जाता। लेजिस्लेचर सब कुछ जानबूझकर
साशय करती है, यही माना जाता है। तो जब 378 सबसेक्शन 5 था और लेजिस्लेचर को पता था कि यह है, और इसके बाद भी उसने परंतु जोड़ा, और परंतु में किसी प्रकार की कोई शर्त लगाना उसने उचित नहीं जाना, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि अगर मामला परिवाद पर संस्थित है और दोष मुक्ति के विरुद्ध पीड़ित अपील में आना चाहता है, तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। ये कैसे कहा जा सकता है? उसकी अपील उच्च न्यायालय में होती है या सेशन कोर्ट में होती है, इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि आगे वो कहता है करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोष सिद्धि के एक आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपीलें होती हैं। यानी जिस न्यायालय ने दोष मुक्त किया, अगर उसने दोष सिद्ध किया होता तो अभियुक्त ने जहां अपील प्रस्तुत की होती, वही इसे अपील प्रस्तुत करने का हक होगा, किसे? पीड़ित को। तो अगर वो उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय, और अगर वो सेशन कोर्ट है तो सेशन कोर्ट। इसके अलावा कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता। हालांकि कुछ उच्च न्यायालय हमारे मत से सहमत हैं, और ज्यादा ठीक बात उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद इसी मत से सहमत है, इसलिए हम लोगों के यहां 2-3 बार ऐसे झंझट आए हैं, लेकिन हमेशा अपील फाइल हुई, क्योंकि अपील फाइल करने का अनकंडीशनल हक यह मिला है पीड़ित को। और आपसे जो प्री में पूछा जाता है किन किन दशाओं में मिला है, तो सिर्फ 3 दशाएं, यानी पीड़ित को हक तो दिया अपील प्रस्तुत करने का, लेकिन यह उतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर राज्य का हक है। अपील प्रस्तुत हो सकती है, लेकिन 3 मामलों में सिर्फ। कौन कौन से? पहला दोष मुक्ति है, दोष मुक्त कर दिए अभियुक्त को, तो पीड़ित को हक है कि वो अपील प्रस्तुत करे, और उसके इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं। और दूसरा उसे हक मिला उस दशा में अपील प्रस्तुत करने का जबकि छोटे अपराध के लिए, क्या कहता है, आपका करने वाले किसी आदेश, ये कम अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले, यानी जिसका आरोप लगा है उसमें दोष सिद्ध नहीं किया, उससे कम, उससे जो छोटा अपराध था उसमें दोष सिद्ध कर दिया। और ऐसी दोष सिद्धि की जा सकती है, ये आपको मालूम है, हम लोग पढ़कर आए हैं 224 पुरानी सीआरपीसी में। वो कहता है जिस अपराध का आरोप लगाया गया वो साबित नहीं हुआ, किंतु जो कुछ साबित हुआ उससे एक पूरा छोटा अपराध बनता है, तो उस पूरे छोटे अपराध के लिए व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है। आपको बताया गया था कि मानिए 409 का आरोप लगाया गया आईपीसी में, अब तो बीएनएस में सेक्शन बदल गया, तो 409 क्या है? लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्याय भंग। यह साबित हुआ है कि संपत्ति की बाबत जो न्यास निर्मित किया गया था उसे भंग किया गया, और यह भी साबित हुआ जिसने भंग किया उसकी हैसियत लोक सेवक की है, यह भी साबित हुआ है। और वो न्यास भंग उसी प्रकार से किया गया है जिस प्रकार को विधि आपराधिक न्यास भंग के रूप में जानती है, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि संपत्ति जो उसके पास न्यस्त की गई थी इसी कारण न्यस्त की गई थी क्योंकि वो लोक सेवक है। बात अलग हो गई, संपत्ति न्यस्त हुई थी,
लोक सेवक के पास नष्ट हुई थी, न्यास भंग हुआ, उसी ढंग से हुआ जिसे विधि आपराधिक न्यास भंग के तौर पर जानती है। लेकिन जो संपत्ति नष्ट की गई थी वो लोक सेवक के पास इसलिए नष्ट नहीं की गई थी कि वो लोक सेवक था, बल्कि इसलिए नष्ट हुई थी क्योंकि वो लोक सेवक संपत्ति को नष्ट करने वाले का दोस्त था, मित्र था, इसलिए नष्ट हुई थी। तो मामला लोक सेवक के द्वारा आपराधिक न्यास भंग का नहीं है, किंतु मामला आपराधिक न्यास भंग का है। आप बैंक गए, आपके मित्र कैशियर के तौर पर बैंक में बैठे थे, आपने अपने मित्र को पैसे दिए, यह साबित हुआ है। यह साबित नहीं हुआ कि आपने बैंक के कैशियर जो कि आपका मित्र था उसे अपने खाते में जमा करने के लिए पैसे दिए थे, यह साबित नहीं हुआ। तो धनराशि का लेन देन साबित है, किंतु लोक सेवक की हैसियत में वो धन स्वीकार हुआ था, यह साबित नहीं है। तो जो कुछ साबित हुआ वो एक छोटा पूरा अपराध है, और जो उस अपराध के अंतर्गत है जिसका आरोप लगा था, आरोप तो 409 का लगा था, लेकिन 406 साबित हो गए, 409 साबित नहीं हुई। तो 406 के लिए आप दोषी हो गए। अब यह भी हो सकता है कि दंड न्यायालय ने यह जो माना कि 409 साबित नहीं हुई, यह दोषपूर्ण हो, वाकई 409 ही साबित हुई हो, लेकिन उन्होंने 406 में दोष सिद्ध कर दिया हो, यह भी संभव है। तो पीड़ित अभियुक्त तो 406 के विरुद्ध भी अपील में चला जाएगा, क्यों 374 दोष सिद्धि के विरुद्ध उसे अपील का हक देगी, और राज्य भी अगर चाहेगा तो 378 में पहुंच जाएगा अपील में। जो हम लोग 378 पढ़ेंगे तो देखेंगे, यानी 419 से पढ़ेंगे तो देखेंगे, वहां एक बात आएगी कि आप पर जिस सेक्शन का आरोप लगा था उस सेक्शन में आप दोषसिद्ध नहीं हुए, तो भले ही किसी अन्य सेक्शन में आप दोषसिद्ध भी हो गए, लेकिन उस सेक्शन में आप दोष मुक्त हुए ये माना जाएगा, और राज्य को उस सेक्शन में जिसका आरोप लगा था उस सेक्शन में हुई दोष मुक्ति के विरुद्ध या उस सेक्शन में हुई विवेक्षित दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का हक होगा। तो राज्य का नुकसान नहीं है, ठीक है, आपका अभियुक्त उसका भी नुकसान नहीं, क्योंकि पीड़ित का है। इसलिए पीड़ित को एक छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने की दशा में अपील का हक दिया गया है। लेकिन अगर उसी अपराध में दोष सिद्ध किया गया जिसका आरोप लगाया गया, और उस अपराध में 10 साल सजा हो सकती थी और न्यायालय ने 5 साल की, तो अपर्याप्त दंडादेश इन एडिकेसी ऑफ द सेंटेंस, इस पर अगर अपील प्रस्तुत करना है तो वो हक आज भी राज्य का है, उस पर पीड़ित को कोई हक प्राप्त नहीं हुआ है। अपर्याप्त दंडादेश नहीं, अपर्याप्त दंडादेश के विरुद्ध आज भी राज्य ही जाएगा, क्योंकि दोष सिद्ध होने के बाद माना यह जाता है कि न्यायालय ने ध्यान रखकर दंड दिया होगा, और अगर नहीं दिया तो ये राज्य का स्पेशल प्रिविलेज माना गया है, राज्य जाएगा। हां, आपको जाना है तो आप रिवीजन में चले जाओ, लेकिन अपील राज्य को ही मिलेगी। इनएडिकेसी ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के इनएडिकेसी पर आपको अपील का हक नहीं है। हां, अपर्याप्त प्रतिकर दिया है, आपको जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया, तो प्रतिकर की दशा में कोर्ट लीनियंट हो रहा है, पीड़ित को प्रतिकर पर्याप्त मिलना चाहिए। यही विधि की मंशा है, हम लोग पीछे पढ़कर आए, देखा
तो 3 ग्राउंड्स आए हैं जिन पर अपील का हक पीड़ित को मिला और अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट मिला। तो भले ही 378 सबसेक्शन 5 में कुछ भी लिखा रहे हैं, लेकिन प्रतीत यह होता है कि यह एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल हक है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की कोई अथॉरिटी आ भी गई हो इस विषय पर, हम एकदम अपडेट नहीं है, और अगर नहीं आई तो इस विषय पर दो मत संभव है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से जो सही मत है वो यही है कि चूंकि 378 के रहते हुए 372 को अमेंड किया गया, तो अगर उच्च न्यायालय की परमिशन वाली बात 378 सबसेक्शन 5 की यहां रखने की बात होती, तो इतने क्लियर और इतने एब्सोल्यूट वर्ड्स में यह हक नहीं मिलता, ठीक है, पीड़ित को। और चूंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है, इसलिए इसको यही मानना चाहिए कि पीड़ित का 3 बातों पर, एक दोष मुक्ति के विरुद्ध, अपर्याप्त प्रतिकर के विरुद्ध और छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का हक है। इन एडिकेसी ऑफ द सेंटेंस, अपर्याप्त दंडादेश के आधार पर अपील प्रस्तुत करने का हक पीड़ित को नहीं है। और यह बात आपसे खूब पूछी जाती है, ठीक है, 3 ग्राउंड्स। और अपील होगी कहां इस संबंध में 372 का परंतु क्या कह रहा है कि अगर दोष सिद्धि हुई होती तो ऐसे न्यायालय के आदेश से, ऐसे न्यायालय के जो दोष सिद्ध करने वाले आदेश हैं उनकी अपील मामूली तौर पर जिन न्यायालयों में होती है वहीं ये अपील भी होगी। आगे कहता है, परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। पुरानी सीआरपीसी में जो मेरा ख्याल है 121 और 117 ये सेक्शंस थे, क्योंकि परिशांति कायम रखने के लिए आदेश जो देते थे वो 121 में देते थे, और प्रतिभूति स्वीकार करने या अस्वीकार करने की जो शक्ति थी वो शायद 120 या 121 में थी, ठीक है, जहां तक हमें याद पड़ता है। और नई में 136 में वो हो गया प्रतिभूति मांगने वाले आदेश, और 3 आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, 4 बल्कि, तो 140 या 139 में प्रतिभूति अस्वीकार करने या स्वीकार करने की शक्ति होगी। देख लीजिएगा 121 सीआरपीसी, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब अब 136 की बजाय 140 हो गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि 136 में अब प्रतिभूति अस्वीकार करने और स्वीकार करने की शक्ति आ गई। तो अगर आपने किसी व्यक्ति से शांति, सदाचार इसे स्थापित रखने के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाला आदेश, उसके विरुद्ध पुराने में 117 और नए में 136 के अंतर्गत पारित किया, या फिर आपने उससे कोई प्रतिभूति अपेक्षित की थी और उसने दी, और आप उसके द्वारा ठीक है प्रस्तुत की गई प्रतिभूति से संतुष्ट नहीं, आप नई प्रतिभूति चाहते हैं, और इसके लिए आपने उन प्रतिभूतियों को रिजेक्ट करने का आदेश ये पारित कर दिया, तो इन आदेशों से भी, यद्यपि ये निर्णय नहीं है, क्योंकि निर्णय विचारण में आता है और ये आदेश जहां पारित होंगे वे जांचे हैं, इंक्वायरीज हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने निर्णय के चैप्टर में भी पढ़ा था कि निर्णय के जो उपबंध हैं वे 136 के अंतर्गत पारित जो आदेश हैं उनको भी लागू होंगे और उसी प्रकार से लिखे जाएंगे, कि ढंग से लिखे जाएंगे, हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं। तो अपील के संबंध में भी वही बात कही है, उन आदेशों से भी अपील प्रस्तुत करने का हक होगा, और अगर यहां ये न दिया जाता तो 372 का परंतु लागू हो जाता, वो परंतु कह रहे 372 का फर्स्ट पैरा लागू हो जाता, और फर्स्ट पैरा लागू होते ही
उन आदेशों की अपील नहीं हो पाती, क्योंकि परंतु तो पीड़ित को हक दे रहा है और दोष मुक्त किए जाने वाले आदेश के विरुद्ध, अपर्याप्त प्रतिकर के विरुद्ध और छोटे अपराध के विरुद्ध। और जो सामान्य नियम है वो क्या कहता है कि जब तक दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की अपील ये अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, तब तक कोई अपील होगी ही नहीं। ये तो ये या तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि अपील देती हो, तो अगर 373 ना होता तो उन आदेशों की अपील हो ही नहीं पाती। इसलिए 373 या आपका 414 ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन आदेशों की अपील करने का हक आपको यहां मिला है। क्या कहता है, कोई व्यक्ति जिसे परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 136 के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा जो धारा 140 के अधीन प्रतिभूत स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। मीनिंग देयरबाय यू कैन फाइल एन अपील बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 373, ठीक है, 373 जो पुरानी 373 है, वो पुरानी है 373 और अब 414 में। परंतु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा 141 की उपधारा 2 या उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार रखी गई है। उपधारा 2 या उपधारा 4 वो होंगी जो 122 में पहले थी कि आपके विरुद्ध आपसे बंधपत्र देने के लिए कहा गया, आप बंधपत्र दे ही नहीं रहे और इसलिए आप जेल में हो, ठीक है ना। आपसे कहा गया कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए और आप बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो फिर आपको जेल भेजा जाएगा। उस आदेश के विरुद्ध यहां कोई अपील नहीं होगी, क्योंकि वहां तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करो और छूट जाओ, बात खत्म हो गई। बॉन्ड को स्वीकार न करें और छोड़े भी ना, तब है बात, अदरवाइज अपील प्रस्तुत करने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। फिर आगे कहता है दो सिद्ध से अपील, ये सामान्य शिक्षा जो पहले 374 था, और अभियुक्त के संबंध में यह महत्वपूर्ण अधिकार देता है किसे, अभियुक्त को। दो सिद्धि अभियुक्त को की होगी और अभियुक्त को यह हक देता है कि प्रत्येक दो सिद्धि के विरुद्ध वो अपील कर सके, सिवाय उन दो सिद्धियों के जो छोटे मामलों में हुए। और छोटे मामले कौन से समझे जाएंगे, ये किसी की बुद्धि पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि स्वयं अगले सेक्शन में विधायिका ने बताया है कि छोटे मामले कौन से होंगे। उन्होंने कहा कि जबकि उच्च न्यायालय ने मात्र 6 महीने का दंडादेश पारित किया या 1000 रुपए जुर्माना लगाया है, ठीक है। आप देखें 416 धारा 415 में किसी बात के होते हुए, यानी 415 में आपको दो सिद्धि से अपील का हक मिला, लेकिन वो कहता 415 में किसी बात के होते हुए जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का, अच्छा ये 417 देखें, छोटे मामलों में अपील करना होना, कहता यहां भी वही बात लिखी, धारा 415 में किसी बात के होते हुए भी दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित मामलों में न होगी, अर्थात जहां उच्च न्यायालय केवल 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का, पहले 6 मास था अब ये 3 मास हो गया, यानी कानून अभियुक्त के और फेवर में गया है। अगर 6 मास की सजा उसे हो रही है और अपील प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो ये ज्यादा कड़ी स्थिति है। अब 3 मास में ही, ठीक है, 3 मास से ज्यादा सजा है तो भी अपील हो जाएगी, ठीक है। कहता है जहां उच्च न्यायालय केवल 3 मास से अधिक की अवधि का कारावास का या 1000 रुपए से अधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंडादेश पारित करता है। दोनों में सेशन आपका कैसा गया, वेयर हाई कोर्ट पासेस अ सेंटेंस फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज और ऑफ बोथ सच इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। जहां सेशन न्यायालय केवल 3 मास से अधिक की अवधि का कारावास का या 200 रुपए से अधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास जुर्माने का दोनों का दंडादेश पारित करता है। कि तो और इन्होंने गड़बड़ कर दिया है,
इंग्लिश हिंदी दोनों में आ गया। पहले तो ज्यादा बात युक्ति संगत लगती थी। उच्च न्यायालय लिए लिखा था कि 6 महीने का अगर कारावास है और 1000 रुपए जुर्माना ये लगाया है तो छोटा मामला समझा जाएगा, अपील नहीं होगी। और सेशन न्यायालय के लिए लिखते थे 3 महीने का कारावास या 200 रुपए जुर्माना ये लगाया है तो अपील नहीं होगी, ठीक है। और जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 100 रुपए से अधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, क्या खाली 100 रुपए का जुर्माना ही लगाया है और मैक्सिमम 100 रुपया, ठीक है। या अगर समरली जिन कोर्टों को विचारित करने का हक है उन्होंने संक्षिप्त विचारण किया और केवल 200 रुपए इसका जुर्माना लगाया तो मामला छोटा समझा जाएगा और अपील नहीं होगी, ठीक है ना। ये छोटा मामला। और शेष मामलों में अभियुक्त अगर दोष सिद्ध किया जाता है तो उसे अपील का हक होगा और वो हक पहले कहां उसे था 374 में और अब कहां है 415 में। तो अभियुक्त अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध किन किन दिशाओं में और कैसे अपील प्रस्तुत करेगा कल बात करेंगे।